अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल। सुबह सुबह खबरों पर नजर डाली तो बड़ी इंटरेस्टिंग हेडलाइंस आपको नजर आएंगी। एक तो सबसे पहले शह सुर्खी में है जी अखबारों की वजीर आजम इमरान खान साहब का बयान कि इंडिया को अगर रोका ना गया तो शायद बहुत देर हो जाएगी। वाकई जो मजहबी जुनूनियत जिसको पिछले अगर 20 सालों में देखा जाए, 2001 के बाद हमने देखा कि दुनिया में इस्लामोफोबिया या मजहब से जुड़ी हुई एक इंतहा पसंद जहनीत को कर्ब करने की बात की जाने लगी। सोचने लगे लोग कि माजी में ऐसी कौन सी पॉलिसीज रही हैं जिसकी वजह से ये इंतशार, ये गुस्सा, ये इस्तराब पाया जाता है सोसाइटी में। लेकिन हम ये देखते हैं कि जहां बेशतर ममालिक ने, सोसाइटीज ने इस पे काबू, टॉलरेंस को बढ़ाने की कोशिश की है, जो उनको समझ आया उन पॉलिसीज को बदलने की कोशिश की, जहां उनको लगा कि जोर जबरदस्ती या फोर्स के जरिए इसको कर्ब करना है। तो हमने अपने ही मुल्क में देखा कि ऑपरेशन राह रास्त, ऑपरेशन ज़रबे अज़्ब जैसे ऑपरेशंस किए हमारी पाक अफवाज ने, ताकि मुल्क से इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी को ख़त्म किया जा सके। और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमें खातिर ख्वाह अल्लाह की मदद से कामयाबी भी हासिल हुई। और दुनिया के दूसरे ममालिक की तरफ भी आप देखें, कनाडा को देखें, ऑस्ट्रेलिया में देखें, दहशतगर्दी का दरअसल कोई मजहब नहीं है, लेकिन उसको ख़त्म करने के लिए जो मेहनत करनी है, जो चेंजेस लेके आने, जो पॉलिसी फ्रेमवर्क्स हैं, उस पर दुनिया सर जोड़ के बैठी है। ऑन द अदर हैंड अगर हम अपने पड़ोस में देखते हैं तो पता नहीं क्या हुआ मोदी सरकार के इस दूसरे टर्म में कि एक तो उनका पहले ही अगर आप उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखें, हिज इनिशिएशन एज द सीएम गुजरात, उस वक्त भी हमने देखा कि बदतरीन दंगे हुए, बहुत सारे सैकड़ों लोगों ने अपनी जानों को खोया और उनको एक टेररिस्ट सपोर्टिंग रिजीम का नाम दिया गया। और यहाँ तक दिखा कि अपनी कैंपेनिंग के दौरान जब वो अमेरिका जाना चाहते थे तो अमेरिका का वीज़ा उनको नहीं मिलता था। बट समहाउ इकोनॉमिक्स टेक्स प्रेसिडेंस। आज मोदी साहब को पूरी दुनिया में सराहा जा रहा है, हाउडी मोदी हो रहा है, और इसमें सबसे बड़ी वजह लोग ये देखते हैं कि शायद बिकॉज इंडिया इज सच अ बिग मार्केट और एक बिजनेस के, इकोनॉमिक्स के रवाबित उनसे कायम रखने हैं, शायद दुनिया की ये मजबूरी है। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने इसकी तरफ मुतवज्जह दुनिया को किया कि जो अंदरूनी तौर पर भारत के साथ के अंदर हो रहा है, जो सेक्युलर सिस्टम्स हैं और उनकी जिस तरह से एक तरह से बिल्कुल बखिए उधेड़े जा रहे हैं, जो सोसाइटी का फैब्रिक था वो बिल्कुल ख़त्म हो रहा है। इट इज़ समथिंग दैट वन नीड्स टू टेक नोटिस। और ये हम बतौर सिर्फ पड़ोसी की बात नहीं कर रहे, इस वक्त मेरी नज़र से गुजरे बहुत सारे इंडिया के हिस्टोरियंस के आर्टिकल्स, और आपको ये जानकर हैरत होगी कि उन्होंने भी कंडेम किया है इंडियन सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन को कि अयोध्या के मुकाम पर पहले कोई राम मंदिर था या उसको 300 बरस पहले अगर उसको गिराकर बाबरी मस्जिद बनाई गई, तो अब ख्याल में 2 दहाइयों से जो पेंडिंग केस था, अब जो उसका फैसला आया है वो यकीनन लोगों की आंखें खोलने वाला है। हैरत दंग रह जाती है कि ये किस तरह के मामलात आगे बढ़ रहे हैं। ख़ास तौर पे उनके हिस्टोरियंस का ये मानना है कि इस वर्डिक्ट में जो मिसिंग चीज़ थी, जो सबसे बड़ी चीज़ इसमें मिसिंग पाई गई, कि वैंडलिज्म को, मॉब मेंटालिटी को किसी भी तरह से कंडेम नहीं किया गया। चले आपने फैसला सुना दिया एक कम्युनिटी के हक में, लेकिन सवाल ये पैदा होता है जो उनका क्लेम था, उस क्लेम को हासिल करने के लिए आप कोई भी रियल या परसीव्ड डेंजर क्रिएट कर सकते हैं। यानी अब ये बात तय पाई कि कुछ लोग इकट्ठा होंगे एक मॉब की तरह और वो पहुंच जाएं किसी भी मकाम पे और उसको क्लेम करें, और उसके लिए अगर उस पर हमला आवर हो जाएं तो एक तो नंबर 1 वहाँ पे एक ऐसी रजीम कायम हो जाएगी कि ये मुतनाज़े हो जाएगा इशू, और फिर उसको कोर्ट्स में जाना पड़ेगा। ये वाकया क्योंकि 1992 में हुआ था, उसके बाद 1993 में इंडिया में बाकायदा कानून साजी की गई इस बात के ऊपर कि कोई भी अगर इबादत गाह है, चाहे वो चर्च हो, चाहे वो एक मस्जिद हो या वो एक टेंपल हो, उसका स्टेटस चेंज नहीं किया जाएगा। यानी अपनी तरफ से उन्होंने रोकथाम करने की कोशिश की कि दोबारा प्रेसिडेंट सेट ना हो। लेकिन इस वक्त हिस्टोरियंस ये सवाल कर रहे हैं कि जो वर्ड एक सुप्रीम कोर्ट ने दिया उसके अंदर कहीं पे भी ये मेंशन ही नहीं है कि वो कंडेम करते हैं आरएसएस के और मजहबी जमात के इस इकदाम को कि वो पहुंचे और बाबरी मस्जिद पे हमला आवर हो गए। दैट इज सेटिंग अ वेरी वेरी नेगेटिव इम्प्लीकेशन। इसके अलावा आपको बताते चले जी, ASI यानी द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, वो वाहिद एक इदारा है जिसने इस बात की गवाही दी है या इस क्रेडेंशियल को वेट किया है कि हाँ जी, इस मकाम पे जो बाबरी मस्जिद का मकाम है वहां पे कोई पुराने मंदिर की या उसकी अयोध्या के उस मकाम की जहाँ पे बकौल इन लोगों के लॉर्ड राम की पैदाइश हुई थी, उनकी जन्मात्मा है,
वो उसके कोई और वेरिफिकेशन नहीं मिलती। दिस इज द ओनली बॉडी दैट इज वेरीफाइड इट। उस पर भी सवाल उठाया गया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यानी इतना लैक ऑफ एविडेंस के ऊपर डिसीजन कैसे ले सकता है। ये तो बिल्कुल वही बात है कि माइट इज राइट या पॉपुलरिज्म की तरफ आप जा रहे हैं। एंड अ लॉट ऑफ थिंकिंग क्लास, आई मीन जो सोचने समझने वाली इंटेलेक्चुअल क्लास है इंडिया की, वो इस फैसले से बहुत ज़्यादा परेशान है, चाहे वो हिंदू ही क्यों ना हो। सो आई थिंक दिस इज़ हाई टाइम दैट पीपल नीड टू टेक नोटिस ऑफ इट। लेकिन अब ज़रा एक नज़र डालते हैं दुनिया भर की लेटेस्ट खबरों पे। लेट्स टेक अ लुक एट द वर्ल्ड राउंड अप। हांगकांग में मुजाहिरे मजीद पुरतशद्दुद, यूनिवर्सिटी कैंपस मैदान जंग बन गया। मुजाहिरीन ने पुलिस पर पेट्रोल बम फेंके और तीर अंदाजी की। सिक्योरिटी फोर्सेस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल और आंसू गैस की शेलिंग की। रबड़ की गोलियों से निशाना बनाया। मुत्तादिद अफराद जख्मी हो गए। इटली में बारिश के बाद बदतरीन सैलाब। वीनस 50 साल तारीख में पहली बार डूब गया। मातीरा शहर में भी घरों में पानी दाखिल हो गया। बेशतर सयाहती इलाके ज़ेरे आब आ गए। मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद हलाक हो गए। ऑस्ट्रेलिया के जंगलात में लगी आग से 1.5 लाख हेक्टेयर रकबा राख हो गया। आग लगाने के शुबे में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ तैयारा गिरकर तबाह हो गया। और फेसबुक ने रवां साल 5 अरब 40 करोड़ जाली अकाउंट्स बंद कर दिए। मकसद मुश्तबा सरगर्मियों को रोकना है। जी जनाब, तो आप देख सकते हैं कि कार्रवाई इस पर बड़ी तेज़ी से की जा रही है। आपको पहले भी मैंने बताया था कि जब पाकिस्तान की पोलियो मुहिम को नुकसान पहुंचाने के लिए हमने देखा कि कई ऐसे तखरीब कार जहन वाले फेसबुक अकाउंट, सोशल मीडिया अकाउंट्स हमारे सामने आए जिसमें लोगों ने गलत इन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने की कोशिश की कि खुदा ना खासा पोलियो की वैक्सीन से कोई नुकसान होता है, बच्चों की सेहत को, उनकी जान को ख़तरा है। उसको भी फेसबुक ने बड़ा सीरियसली लिया था और इस तरह के पेजेस को शट डाउन किया था। मेरे ख्याल में दिस इज़ गोइंग टू बी एन ऑन गोइंग पुलिसिंग। जिस तरह हम कहते हैं ना कि ये रेगुलेशन का मामला जहाँ जहाँ जहन जाएगा, जहाँ जहाँ लोग उसका गलत इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे, वी हैव टू सी दैट हुएवर आर द क्रिएटर्स, जो उसकी ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है, वो उसके लिए इकदाम ले। इसी तरह आप देख सकते हैं कि यूट्यूब अपनी जो उनकी डोमेन की चीज़ है कि ऑब्सैनिटी नहीं होनी चाहिए, नफरत अंगेजी ना फैलाएं, किसी के कॉपीराइट्स, इंटेलेक्चुअल कॉपीराइट्स को ख़राब ना किया जाए। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हाउ सोशल मीडिया रिस्पॉन्ड्स टू दिस। और इसमें साथ साथ हमारी अपनी भी कोताही होती है। अभी कल परसों भी इस बारे में बात की जा रही थी, आपकी नज़र से भी गुजरा होगा। एक मशहूर गुलकारा है पाकिस्तान की, उनकी कुछ पर्सनल वीडियोस को देखा गया कि लीक किया गया और उसमें मेरे ख्याल में 3 फरीक बनते। राबी पीरज़ादा खुद, उनका नाम लेने में कोई मुज़ायका नहीं होना चाहिए, और फिर इसके अलावा जिस शख्स ने भी, जिनके हाथ वो डेटा लगा और उसको उन्होंने लीक किया, और फिर मेरे ख्याल में द थर्ड पार्टीज ऑफ कोर्स द पीपल एट लार्ज। आपके मेरे हम सब के अगर सेलफोन्स पे ये इन्फॉर्मेशन पहुंची है तो हमारा रिएक्शन क्या था। एंड आई फील कि ये ऐसे केसेस प्रेसिडेंट सेट करते हैं कि अगर किसी की भी इंफॉर्मेशन, किसी के पर्सनल डेटा को मिसयूज़ किया जा रहा है तो फिर उसके पास क्या कानूनी चाराजोई मौजूद है, कवानीन उसकी हेल्प कैसे करते हैं। ठीक है, हमारे एक माशरे का जो एक रवैया है कि हम सबसे पहले तो उस इंसान को जज करते हैं कि तुमने ये किया क्यों, ये तुम्हारे पास से इंफॉर्मेशन लीक कैसे हुई। लेकिन आप बिल्कुल इसको इस तरह समझिए कि अगर मेरे पर्स में कुछ सामान है और वो चोरी हो जाए तो सबसे पहले मुझे डांटा जाए और कहा जाए तुम्हारे पर्स में ये था क्यों। हम यहाँ पे जिस प्रिंसिपल मैटर की बात कर रहे हैं वो ये है कि अगर आपका ब्रीच ऑफ प्राइवेसी हो, अगर आपकी प्राइवेसी, आपके डेटा को कोई मिसयूज़ करता है तो क्या इक़दामात होने चाहिए। इस तरह के किसी भी फोरम से अपनी इंफॉर्मेशन, आपकी अपनी इंफॉर्मेशन है, उसको वापस लेने का क्या तरीका होना चाहिए। अब देखिए जी, जिस तरह ये सिचुएशन आगे बढ़ी है, सोशल मीडिया पे लोग चाहते हैं कि उनकी मार्केटिंग कैंपेन की ज़्यादा से ज़्यादा तशहीर हो, बल्कि इसको अच्छा समझा जाता है अगर चीज़ें वायरल हो जाती हैं। लेकिन जब आपकी मर्जी के खिलाफ चीज़ें वायरल हो, जब आप एक चीज़ को पकड़ना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे मेरे ही मॉर्निंग शो पे कई ऐसे गेस्ट आते हैं जिनकी बात को, जिनके जुमलों को लोग पकड़ के अपनी मर्जी से एडिट करके मिसयूज़ करते हैं। वो उनका क्लिक बेट होता है। जितने लोग उस तस्वीर पे या उस वीडियो पे क्लिक करते हैं, उसको व्यू करते हैं, उसको देखते हैं, तो बाकायदा इनके नंबर्स पुश होते हैं और कभी कभार इनको पैसे भी ज़्यादा मिल रहे होते हैं अगर आपका यूट्यूब चैनल वगैरह है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि अगर ये इन्फॉर्मेशन मेरी है जिसको लोग दाने के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, बेट के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं व्यूअर्स को बुलाने के लिए, तो मेरे पास क्या
प्रोसीजर्स मौजूद हैं, कवानीन मेरी कैसे हेल्प कर रहे हैं कि आई कैन टेक माई इंफॉर्मेशन बैक। थिंक अबाउट इट। और इसकी बहुत सारी इम्प्लीकेशन है, इसकी आर्टिस्ट के लिए इम्प्लीकेशंस है, परफॉर्मिंग आर्टिस्ट के लिए इम्प्लीकेशंस है, आर्टिस्ट, सिंगर्स, एवरीबडी कैन गेट अफेक्टेड बाय इट। मेरा सोशल मीडिया के अकाउंट्स आपके सामने हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ऑफ कोर्स ट्विटर। हमें रीच आउट कीजिए और बताइए कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड द राइट टू प्रिवेसी, इसको आप कैसे देखते हैं। इस पर मजीद भी बात करेंगे। अभी वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। वील बी राइट बैक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। आज आपकी मुलाकात कराते हैं एक बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट से। आमतौर पे हमारी ख्वाहिश होती है कि हम अपने स्केचेस को, पोर्ट्रेट्स को ज़्यादा से ज़्यादा हकीकत से करीब तर बनाएं, लेकिन अगर इसमें मज़ीद कारीगरी ऐड करनी हो तो इमेजिन कीजिए सिल्क के धागों से, कॉटन के धागों से एक पोर्ट्रेट को वाकई इतना रियल बनाया जाए कि इन आर्ट पारों को, इन फन पारों को आप देखकर दंग रह जाएं। ये हम आपको दिखा रहे हैं काविशें जो अभी आपकी स्क्रीन्स पर हैं। इस पर मुख्तलिफ पोर्ट्रेट्स बनाई गई हैं, बड़ी बारीकी से काम किया गया है और आप देखिए कि वाकई वो एक 3D जैसा इमेज नज़र आता है। वेरी रियलिस्टिक पिक्चर्स ऑफ द पीपल दैट हैव बीन पेंटेड ऑन क्लॉथ। दे आर नॉट पेंटेड, इन फैक्ट दे आर एम्ब्रॉयडर्ड ऑन क्लॉथ। हमारे साथ मौजूद हैं इसकी जो आर्टिस्ट हैं, यू नो शी इज़ डन इट ऑल एंड हर नेम इज़ सिद्रा फिरदौस। अस्सलाम वालेकुम सिद्रा, क्या हाल चाल है आपके? वालेकुम सलाम सिद्रा, क्या हाल चाल है आपका? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। अजीब सा एको लग रहा है ना, सिद्रा सिद्रा से बात कर रही है, बट थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग टाइम बीइंग हियर दिस मॉर्निंग। मुझे ये बताइए कि आपकी बहुत ही खूबसूरत ये हम यू नो जो आर्ट पीसेस हैं इनको देख रहे हैं और ये तकरीबन आपको 2 साल हो गए इसको परसू करते हुए एंड यू आर अ नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स की ग्रेजुएट। ये कैसे सोचा सिद्रा कि इस फील्ड में आना है एंड आई एम गोइंग टू ट्राई दिस वेरी डिफरेंटली, बिकॉज स्केचिंग आप करते हो, आप टेक्सटाइल्स डिजाइनिंग में आपने ग्रेजुएट किया है। दिस पर्टिकुलर थिंग, हाउ डिड इट अट्रैक्ट यू? Well, it attracted me in a way कि हम obviously, क्योंकि हम लोग ये काम करते रहते हैं जो कपड़ों का होता है, जैसे कि हमारे टेक्सटाइल्स का आमतौर पे कपड़े डिज़ाइन करने का होता है, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में ये चीज़ सिखाई जाती है। लेकिन बिकॉज वी नो इंटरनेशनल आर्टिस्ट हु हैव बीन वर्किंग, हु बीन टेकिंग टेक्सटाइल्स इनटू अ डिफरेंट रेल्म कंप्लीटली। तो मेरा ये था कि मैं अगर टेक्सटाइल्स मैंने करना ही है तो मैं डिफरेंटली करूंगी, मैं प्रिंट नहीं डेवलप करूंगी। और दूसरी बात है कि मुझे जब मैं पेंट करती थी अमूमन, तो मुझे लगता था कि इट्स समथिंग दैट आई कैन नॉट टच और फील, और मुझे इसके टेक्सचर्स मैं इसको फील नहीं कर सकती थी। तो आई वांटेड टू मैनिपुलेट, टेक टेक्सटाइल्स इनटू दैट थिंग, और मैं चाहती थी कि मैं इसको इस तरह से करूं जैसे पेंट करते हैं। और फिर दूसरी बात है कि मैंने जब साथ साथ एक्सप्लोर किया तो देयर वर 2 आर्टिस्ट, केसी जवाली एंड देन कैटरीना मर्चिको। मैंने जब उनका काम देखा, आई वॉज रियली इंस्पायर्ड एंड आई इट वॉज अ ह्यूज रिस्क बिकॉज आई न्यू कि शायद इस काम को उस तरह की शनाख्त ना मिले पाकिस्तान में, इट्स प्रीटी हार्ड। बट देन अल्टीमेटली इट गॉट सम, मतलब उसको काफी ज्यादा अटेंशन मिली और देन आई रियलाइज लाइक पीपल दे डू वांट डिफरेंट थिंग्स। मतलब इस फन की जो बारीकी है, आपने अभी अपने इंस्पायरिंग आर्टिस्ट का, यानी द पीपल हु हैव सॉर्ट ऑफ गाइडेड यू इन दिस, एक तरह से उन्होंने वर्चुअली आपको इंस्पायर किया है एंड दे हैव बीन योर मेंटर्स इन अ वे। आप क्या समझती हैं अभी आपके काम में मजीद कितने निखार की गुंजाइश है, या हाउ विल यू वांट टू टेक इट फॉरवर्ड? I think I'm still like a child in this field because मैंने तो तकरीबन साल पहले I graduated and I started my job। मैंने तब ये छोड़ दिया था because मुझे नहीं पता था कि ये कोई इतना इसको इतनी अटेंशन मिलेगी। बट जब मैंने देखा इसको तो what I think right now is sustainable textiles। मतलब मैं जो इसमें निखार, तो अभी there's a lot to do। मतलब मैं चाहती हूँ कि मैं एसिड विक्टिम्स पे काम करूँ। अभी तो मैं चेहरे की परफेक्शंस पे कर रही हूँ, बट मैं एसिड विक्टिम्स पे चाहती हूँ मैं किसी तरह से इसी काम के थ्रू सोसाइटी को सर्व करूं, बिकॉज एज आर्टिस्ट वी नीड टू मेक एन इम्पैक्ट। मतलब सिर्फ ये तो नहीं होता कि हमें एक चीज बेचनी है या अच्छा। वन ऑफ द पीपल हु हैव बीन आइकॉनिक इन मेकिंग एन इम्पैक्ट, और मैं देख रही थी कि आपके फनपारों में उनकी तस्वीर भी शामिल है। आई सॉ फ्रीडा कालो's पोर्ट्रेट दैट यू हैव डन। मुझे बताइए कि व्हाट डज शी मीन टू यू एज एन आर्टिस्ट एंड व्हाई डू यू फाइंड हर सो इंस्पिरेशनल? I find her inspirational because उसने तब पेंटिंग स्टार्ट की, बल्कि पेंटिंग स्टार्ट she already knew how, but because she was completely paralyzed
और बिकॉज शी फाउंड मीनिंग, क्योंकि वो इतनी डिप्रेशन में थी उस टाइम पे, और उसने क्या कहते हैं मतलब वो मूव ही नहीं कर सकती थी, उसका शी हैड मतलब उनका मिसकैरेज हो गया था, उनकी शादी खत्म हो चुकी थी, और उसके बाद द पेंटिंग्स दैट शी क्रिएटेड वाज सो पेनफुल टू वॉच। तो मुझे उधर से इंस्पिरेशन होती थी कि नो मैटर हाउ मच लाइफ इज गोइंग बैड, यू स्टिल हैव टू मूव फॉरवर्ड, और आप चाहें तो अपना एक्सप्रेशन अपने आर्ट के थ्रू भी दे सकते हैं, एंड स्टिल इवन इफ पीपल डोंट रिकॉग्नाइज यू एट दैट टाइम, they might recognize you later, and आप किसी की लाइफ चेंज कर सकते हैं उसके थ्रू। ट्रू। और खास तौर पे देखा जाता है कि एवरी एक्सपीरियंस दैट यू गो थ्रू इन लाइफ उसका कोई ना कोई इम्पैक्ट होता है, एंड इफ यू जस्ट चैनलाइज इट, इवन दैट पेन कैन प्रोड्यूस ग्रेट आर्ट। मुझे ये बताइए कि यू बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ आर्टिस्ट, और उनका हालांकि जॉनरा बिल्कुल मुख्तलिफ है, नॉट अ लॉट ऑफ पीपल नो दैट यू आर फिरदौस जमाल्स डॉटर। मुझे ये बताइए कि हाल ही में अभी एक आपने देखा कि आर्ट को लेके, उनके कमेंट्स को लेके there was a slight controversy generated. How did that impact you as an artist and as a daughter? Well, I feel this thing कि मतलब हर इंसान जो है ना, हर इंसान के अपने ओपिनियंस होते हैं, इंडिविजुअलिटी, हर इंसान को they have the right to do this. It did impact like in a way कि I was a bit depressed, but it did not impact my art. I mean, my father he's always said कि आपकी अपनी पर्सनालिटी है, और आपने अगर आपने मूव फॉरवर्ड करना है ना, you have to do your own work. You should not be impacted by me. तो मेरा आर्ट उस चीज से कभी भी इम्पैक्ट नहीं हुआ, लेकिन मैं कभी चाहती आज सच नहीं हूँ कि मतलब मुझे इस चीज से रिकॉग्नाइज किया जाए कि you because a lot of people they ask you did not go into acting or something that has to do with media, so I do something that is very unconventional and unexpected out of मतलब actor's daughter. तो इट डिड नॉट इम्पैक्ट मी, लेकिन हमारी जो ओरिएंटेशन है, हमारा जो पर्सपेक्टिव ऑन लाइफ है, उस पे ये फिनेस जरूर आती है, बिकॉज आई सी फिरदौस साहब एज अ वेटरन एक्टर, आई हैव ऑलवेज बीन इम्प्रेस्ड बाय हिज स्टडी बिकॉज ही इज अ मेथड एक्टर। फिर साथ साथ आई थिंक योर ब्रदर इज ऑल्सो परसुइंग एंड स्टडीइंग इट। आप माशाल्लाह you're doing textile designing and this whole your own genre of art. तो मुझे बताएं कि घर का माहौल, उसमें अप्रिसिएशन ऑफ आर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स तो हमेशा से रहा होगा ना? बहुत ज्यादा। कभी नहीं हुआ मेरे घर में ऐसा कि मुझे कहा गया हो कि ये तुम क्या कर रही हो, इट्स यू शुड बी अ डॉक्टर और समथिंग एल्स, और मे बी यू शुड कम इनटू, मतलब मुझे खुद लिखने का शौक था, मतलब मुझे कभी ये नहीं कहा गया कि तुम लिखो मत, या तुम ये काम मत करो, या तुम टेक्सटाइल्स में मत जाओ। माय द एनवायरनमेंट दैट आई एम इन, माय मदर, माय पेरेंट्स, माय ब्रदर, सिस्टर, एवरीबॉडी इज वेरी सपोर्टिव, इवन माय एक्सटेंडेड फैमिली। बाकी तो क्योंकि ऑब्वियसली मुझे पता है कि मतलब माशरे में ज्यादा नहीं किया जाता इसको। बल्कि इस पे बात करना चाहूंगी मैं सिद्रा, सोसाइटी का जो एक रवैया है, अल्हम्दुलिल्लाह यू आर वेरी लकी एंड फॉर्चुनेट टू हैव अ सपोर्ट सिस्टम इन प्लेस, आपकी फैमिली आपको बहुत इनकरेज करती थी, लेकिन हमारे माशरे में जनरली जो रवैया है आर्ट्स और परफॉर्मिंग आर्ट्स की तरफ, और ख़ास तौर पे लड़कियों को इतना इनकरेज नहीं किया जाता, उनको समझते हैं कि दिस इज़ प्रॉब्ली अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स। ये इसमें कुछ तब्दीली अब आ रही है? आर मोर पीपल अंडरस्टैंडिंग टू परस्यू व्हाटएवर देयर पैशन इज? I think there is a massive change, लेकिन but it's on a very small scale. मतलब आप अगर और इलाकों में चले जाए ना, जैसे I belong to खैबर पख्तूनख्वा, तो वहाँ पर तो मोस्टली से कि आप डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, या आर्ट्स तो वैसी मतलब क्या जरूरत इसको करने की, बट देयर इज अ चेंज, बट इट्स ऑन अ वेरी स्लाइट स्केल। मतलब वो ग्लोबलाइजेशन की वजह से लगता है, क्योंकि अब नाउ वी वॉच आर्टिस्ट ऑनलाइन और हम इस तरह की चीजें देख सकते हैं, बट देयर इज अ चेंज। आई मीन देयर इज मतलब आप ये कह सकते हो कि लोगों में काफी अवेयरनेस आ गई है। एब्सोल्युटली। अच्छा, मुझसे आपसे आखिरी सवाल ये करना था, एंड यू ब्रीफली टच्ड अपॉन इट, द सस्टेनेबिलिटी ऑफ नॉट जस्ट आर्ट बट ऑल्सो टेक्सटाइल्स एंड फैशन। मैं अपने प्रोग्राम में बार बार लोगों को ये याद कराती हूँ कि फास्ट फैशन अनफॉर्चुनेटली is one of the greatest contributor of garbage, of unrecyclable wastage that we have in the world, और हम pollution में भी addition कर रहे हैं। So as an artist and as somebody who understands the field, हम sustainability की तरफ कैसे जा सकते हैं? आप लोगों को क्या मशवरा देंगे? हमारा जो रवैया है towards textiles, towards clothing, towards fast fashion, उसमें किस तब्दीली की ज़रूरत है सिद्रा?
वेल व्हाट आई थिंक इज कि आप ना नेसेसिटी में और लग्जरी में थोड़ा सा फर्क रखो। पीपल मतलब हम कुछ भी इन्वेंट करते हैं ना, हम ये नहीं सोचते कि अभी हमने इन्वेंट कर दिया लेकिन ये नेसेसिटी तो हो गई है, लेकिन इसका आगे का कॉन्सिक्वेंस क्या होता है। वी सी डे बाय डे देयर आर मोर ब्रांड्स कमिंग व्हिच इज गुड, बट एट द सेम टाइम डू वी हैव टू अंडरस्टैंड डू वी एक्चुअली नीड दिस। तो वो जितनी इंडस्ट्रीज बनती हैं, जितने टेक्सटाइल्स के बनते हैं, मिल्स बनते हैं, तो उतना ही वेस्टेज निकलता है समंदर के अंदर, जितनी भी केमिकल वेस्टेज होता है। आपकी कराची के अंदर भी काफी सारे मिल्स हैं, टेक्सटाइल मिल्स हैं जो कि काफी सारा वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं। तो एज एन आर्टिस्ट व्हाट आई फील इज कि ईदर इफ यू कैन क्रिएट समथिंग एस्थेटिकली प्लीजिंग आउट ऑफ द वेस्टेड मटेरियल, जैसे कि आपके दर्जी के दुकानों में काफी सारा वेस्टेड फैब्रिक होता है, बिल्कुल वो यूज हो सकता है। या फिर एट द सेम टाइम मतलब वी कैन कम आउट विद वेस्ट, जैसे हमने पेपर को रिसाइकल करना शुरू किया, तो वैसे ही हम लोग वी कैन क्रिएट बैग्स आउट ऑफ द वेस्टेड मटेरियल, द टेक्सटाइल मटेरियल, सो दैट वी कैन एंड द पॉलिथीन बैग्स। एब्सोल्युटली, आई मीन देयर आर सो मेनी ऑप्शंस दैट कैन कम आउट। और आपने बहुत अच्छी बात की कि एट द एंड ऑफ द डे व्हेन द स्केल इज गोइंग अप, व्हेन वी प्रोड्यूसिंग मोर एंड मोर और मास प्रोडक्शन हो रही है, उसका असल फायदा किसको है? आर वी यूजिंग सस्टेनेबली वायबल कलर डाइज, एक्सेसरीज, जो पे उस पे डिटेलिंग होती है, उसमें अब देखिए कितना प्लास्टिक का इस्तेमाल बढ़ गया है। बट आई थिंक दिस इज वेयर वी नीड टू रियली रीथिंक इट, एंड यू डूइंग फैंटास्टिक वर्क, एंड आई वुड लव टू सी कि इंशाल्लाह ताला जब आप सस्टेनेबिलिटी प्रोजेक्ट्स की तरफ जाते हो और इस वेस्टेज मटेरियल से जो फनपारे बनाओगे, आई एम डेफिनेटली गोइंग टू प्रोजेक्ट दैट ऑन माय शो एज वेल। वंस अगेन थैंक यू सो मच सिद्रा फॉर बीइंग हियर, एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू यू फॉर ऑल योर फ्यूचर एंडेवर्स। इसी के साथ नाज़रीन हम ब्रेक की तरफ वापस आएंगे और आज जरा कुछ फिटनेस की बात हो जाए। आई डोंट नो इफ यू नोटिसिंग इट, लेकिन सर्दी आ गई है जी, और इसकी वजह से थोड़ा थोड़ा हम अपने आप को स्टिफ महसूस कर रहे हैं, उतनी लचक नहीं है। सुबह उठने के बाद आपको लगता है कि जिस अंदाज में सोए थे उसके बाद थोड़े अकड़ से गए। सो व्हाट कैन यू डू टू बिकम मोर फ्लेक्सिबल, मोर एजाइल एंड मोर एक्टिव ड्यूरिंग द विंटर्स, ये हम जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। आज जरा बात हो जाए जी फिटनेस की। अभी तक हम डाइट, न्यूट्रिशन, आपको हल्की फुल्की चीजें बताते रहते हैं कि वॉक कीजिए, लेकिन बिकॉज इट्स राइट अक्रॉस अ कॉर्नर कि हम देख रहे हैं कि बहुत सारी शादी ब्याह से रिलेटेड तकरीबात हो रही हैं, बूट कैंप्स हो रहे हैं, सो दैट पीपल कैन गेट इनटू द राइट शेप, नॉट जस्ट द ग्रूम एंड द ब्राइड बट ऑल्सो द पीपल जिन्होंने वो शादियां अटेंड करनी, क्योंकि हमारे यहाँ बाकायदा एक फैमिली, एक कल्चरल रिचुअल होता है। और शादी आप बेशक भूल जाएं, लेकिन शादी की तस्वीर ताहयात रहती हैं, इसलिए आपका बहुत ही जबरदस्त देखना कितने पतले हैं, कितने फिट हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो आज हमने बुलाया यहाँ पे वन ऑफ द फाइनेस्ट सेलिब्रिटी फिटनेस एक्सपर्ट्स, बिकॉज अ लॉट ऑफ वेरी फेमस पीपल वर्क विद हर, और इसके साथ साथ पूरे कराची में शी कोलैबोरेट्स विद अ नंबर ऑफ स्टूडियोज। इनके अपने जो इनिशिएटिव है उसका नाम है M for Fitness, और साथ साथ शी ऑल्सो डज अ प्रोग्राम कॉल्ड MX360। हमारे साथ मौजूद हैं आज महरीन। अस्सलाम वालेकुम महरीन। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? Fine. हमारे घर में तो एक my sister herself was a part of your boot camp, so I've heard great things about you and we saw great results as well. मुझे ये बताइए कि boot camp लोगों के लिए एक wake up call होती है. Sometimes people really want to shed weight fast, so they come to you. Is that healthy and is that sustainable? Is my first question. Okay. सबसे पहले तो मैं इस चीज़ को थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि जो मेरे प्रोग्राम्स होते हैं दे आर नॉट क्विक फिक्सेस। ठीक है, अगर किसी को वेट लूज करना है और बहुत जल्दी करना है तो थोड़ी सी यहाँ पे काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। ज़ाहिर है आपका अगर इवेंट आ रहा है एंड इट्स जस्ट 2 or 3 months अवे, आई थिंक दैट इज़ इनफ टाइम टू सी चेंजेस आपको मिल जाते हैं। लेकिन फिर भी ये सोचना है कि 1 महीने में सारा का सारा वेट लूज हम कर लेंगे जितना आपका बढ़ा हुआ है, I think that's not a very good approach and no, that's not healthy. And it comes back. आप एकदम ड्रेस साइज लूज करते हैं, मुझे लगता है वो मायूं का खाना खुलने तक की सारी रोक होती है, and then suddenly you go back into those same patterns. I have this bridal boot camp के नाम से भी एक सेशन होता है मेरा, वो डेप्लिक्स के साथ होता है। So वहाँ पे मेरे पास जो ब्राइड्स आती हैं, अगेन अगर कोई पहले से मुझसे कांटेक्ट कर ले तो आई रिकमेंड कि 6 महीने एटलीस्ट आपके पास होने चाहिए। सही। Although exercise ऐसी चीज़ है जो you have to continue.
इट्स नॉट जस्ट द इवेंट कि सिर्फ शादी आ जाएगी उसके बाद छोड़ दिया. Marian, what I'm also noticing the people who are taking it up. Sometimes, you know, मुझे इस बात पे बड़ा खौफ आता है. I see all the gyms are full. Sometimes they don't have trained staff to help the people, and people cause themselves injuries. यानी आप देखो कभी कभार जो certain duration वाले challenges होते हैं, जो बड़ी classes, camp classes होती हैं, उसमें posture सही नहीं है, weight ज़्यादा उठा लिया, भगाए जा रहे हैं अपने आप को. यानी ज़िंदगी में आप कभी नहीं भागे हैं, suddenly on the treadmill you're running for an hour, 2 hours. ये भी तो Yes. This is the other extreme. Again, the sessions I conduct, I'm not saying कि mass workouts सही चीज़ नहीं है. अगर if you have good amount of supervision, like अगर आपके पास बड़ा crowd है तो उसके हिसाब से trainers भी होने चाहिए. And about qualification, yes, I definitely agree on that. आपके background होना चाहिए, आपकी training होनी चाहिए, experience एक अलग चीज़ है. And उससे related भी अभी currently I think 2 साल हो गए हैं. Me and my co-partner X-Force के नाम से हमने एक certification program start किया for training people how to train others and even for themselves. मुझे सबसे पहले तो ये बताया for my viewers what are the most common mistakes people make. यानी I know कि बहुत सारी होंगी और हर posture को बेहतर कर सकते हैं. एक तो होता है हमारे यहाँ के reps बहुत ज़्यादा कर लें. You know I'm gonna do like 80 squats. लेकिन आपका एक squat भी अगर सही नहीं हो रहा है तो मसला है. You know I am so glad कि you are on the page on the same page that I am. I mean you have good concepts about these things. Yes, जब आप exercise करते हैं it's not about how many repetitions you do. उसकी फॉर्म की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है कि आप उसको किस तरीके से कर रहे हैं. जहाँ तक गलतियों की बात है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे स्क्वाट्स करते हुए पीपल दे डोंट पे अटेंशन टू कि किस तरह से आपका नी की पोजीशन होनी चाहिए, किस तरह आपकी हिप्स की पोजीशन, किस तरह आपका ट्रंक होना चाहिए. सो यू हैव टू इंस्ट्रक्ट दैट और फॉर दैट आपको खुद ट्रेन होना इस चीज़ में, आपके अपने फॉर्म सही होना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है. जो गलतियाँ लोग करते हैं जहन में अगर अगेन वही वाली बात है कि लूज़ करना है वेट एंड दे डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स. आपकी जॉइंट सफ़र कर रहे हैं, आप मसल मास लूज़ कर रहे हैं, आप वाटर लॉस कर रहे हैं. दे डोंट अंडरस्टैंड दैट बट दिस इज़ समथिंग विच वी एज प्रोफेशनल्स हैव टू टेल देम कि भाई ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं. डोंट गो फॉर कि जल्दी से बस जल्दी भाग के जो है वो वेट कम कर लिया जाए. अगेन आई वुड ऐड कि इसके अंदर लोगों का जो कॉन्सेप्ट है कि सिर्फ कार्डियो करने से जो है वो वेट लूज़ होता है. वेट ट्रेनिंग इज़ equally important. Common myths आपको पता है ख़वातीन, I'm sure आपके पास अब तो बहुत change आ गया इस पे, लेकिन I still see 1 or 2 female participants coming up and asking the trainer लेकिन जी मैं weights नहीं करूँगी इससे तो muscles बन जाएंगे. ये concept हमारे यहाँ नहीं जा रहा, हालांकि muscle strength आपके लिए बहुत important है. Secondly जो इसमें मैं खुद I am the guilty party, मुझे ऐसा लगता है कि breathing हमारी बिल्कुल सही नहीं होती during the exercise. जहाँ आपने सांस when you have to inhale और extension पे आप exhale करें, हमें पता ही नहीं होता. हम बस सांस रोक के जितने जल्दी रेप्स कर सकते हैं, जितने ज़्यादा पुशअप्स कर सकते हैं हम करते हैं. I mean the thing is कि जब आप ब्रीदिंग पैटर्न की आप बात कर रही हैं उसका एक मतलब अगर आप समझा देना आगे वाले को कि ये करने से क्या हो सकता है तो आप कॉन्शियस रहते हैं. सिर्फ ये ब्रीदिंग पैटर्न आप मेंटेन करवा दें, ठीक है, आपने जब आप उठा रहे हैं या लोड लिफ्ट कर रहे हैं तो यू हैव टू एक्सहेल आउट, ब्रीद आउट करें. तो ब्लड प्रेशर एकदम से शूट करता है बिकॉज आपका डायफ्राम रिस्ट्रिक्ट हुआ होता है. इसकी वजह से व्हेन यू रिलीज द प्रेशर एंड जब आप फोर्स एग्जीक्यूट करते हुए होल्ड कर लें तो दैट इज समथिंग विच डेवलप्स एंड इट कैन कॉज हाइपरटेंशन. ब्लड प्रेशर एकदम शूट कर सकता है. आई मीन देयर आर थिंग्स, ऑल्दो हर किसी की बॉडी अलग होती है, बट दीज आर द थिंग्स, प्रिकॉशनरी थिंग्स कि शुरू में ही आप अगर बता दें तो आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं. बट अगेन why are people putting on so much weight in Pakistan in their 20s? यानी हम देखते हैं कि एक तो हमारी जो पूरी लाइफस्टाइल है, इट्स नॉट अ वेरी एक्टिव लाइफस्टाइल. ना आप यहाँ पे साइकिल कर सकते हैं, ना आप यहाँ पे वॉक कर सकते हैं, स्विमिंग ये सब चीज़ें बहुत कम लोगों के लिए मैसर हैं. ख़ास तौर पे अगर आप ख़वातीन को देखें, जब तक कॉलेज यूनिवर्सिटी जा रहे हैं तब तक तो फिर वॉक हो जाती है कैंपस से. उसके बाद सडनली पीपल स्टार्ट पुटिंग ऑन वेट. व्हाट वुड यू टेल घर में बैठे हुए ऐसे लोगों को? देखिए जब आप 20s की बात करें, लाइक जब यूनिवर्सिटी कर ली, अपना जॉब का टाइम आ गया, व्हेन यू आर वर्किंग ज़्यादातर ये होता है हमारे यहाँ पे जो ऑफिस लाइफ है वो ज़्यादातर ऐसी है कि 9 to 5 बैठ के करना है काम. तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं. व्हाट आई रिकमेंड जो ऑफिस गोअर्स हैं उनके लिए भी और वैसे भी जो ख़वातीन घर पे होती हैं,
अपना जो डेली रूटीन का जो एक्टिविटी लेवल है उसको चेंज करें। 1 घंटे की एक्सरसाइज ऑल्दो इट इज़ इम्पॉर्टेंट ना होने से बेहतर है, बट पूरा जो 24 आवर का टाइम पीरियड होता है उसमें जितनी देर आप एक्टिव रहेंगे वो भी बहुत ज़्यादा उसका जो रोल है इम्पॉर्टेंट है। सो अगर आप ऑफिस में हैं और 9 to 5 आपको बैठने की जॉब करनी है, लंच टाइम आता है, प्रेयर टाइम आता है, बीच में आप पानी के लिए उठते हैं, तो कुछ टाइम ऐसा आप निकालें हर 20-15 मिनट्स के बाद के मे बी यू कैन स्टैंड अप एंड वर्क, मे बी यू कैन स्ट्रेच अ लिटिल आफ्टर एवरी 30 मिनट्स। पानी का टाइम, और इवन ना जब आप खाने के लिए जाते हैं उसमें भी आप यू कैन प्रॉब्ली रिड्यूस दैट टाइम एंड मे बी डू सम स्मॉल वर्कआउट बिफोर द खाना। मेंटल बैरियर मेरीन डू यू नीड टू ब्रेक जब आपके पास कोई पार्टिसिपेंट्स आते हैं जिन्होंने एक इनएक्टिव लाइफस्टाइल 5-6 साल से रखा हुआ हो, या कॉलेज लाइफ के बाद उन्होंने मूवमेंट ना की हो, और आप उनको कहें कि आप कर सकते हैं, यू कैन प्लैंक फॉर 30 सेकेंड्स एंड नहीं होगा हमसे, उस वक्त कैसी काउंसलिंग की ज़रूरत होती है? मैं यहाँ पे से ये कहूँगी कि आपको हर इंडिविजुअल को ना उसके हिसाब से लेके चलना होता है। नॉट एवरीवन कैन स्टार्ट फ्रॉम 30 seconds and not everyone would feel anything at 30 seconds, you know. So ये strength level, endurance level develop होता है gradually। तो आप किसी को भी intimidate नहीं करेंगे कि आप ये कहते हैं कि मैं तो 30 seconds कर सकती हूँ, आप कितना कर सकते हैं, you should not challenge them. It's not a race, it's not a competition. Exactly, especially when your trainer is saying कि मैं 30 seconds करता हूँ तो आप क्यों नहीं। I'm not saying that's not a good way to motivate others, but what you can tell them, maybe you can give them a little lower benchmark. And then probably वो कहेंगे हम तो 15 seconds कर सकते थे। And celebrate that and motivate. Yeah, that is something which you can play around and give targets जो easily achievable हों, जिससे आपको ये भी होता है कि okay we were able to do That's why they say start small. Start with maybe 20 minutes of working out. Start with not taking the elevator and taking the stairs. But thank you so much for being here. 2-3 चीज़ें very quickly, जिस तरह मेरीन वैसे भी आपसे बात कर रही थी, एक्सरसाइज खास तौर पे अगर आपने हाई इंटेंसिटी वर्क एक्सरसाइज करनी है, प्लीज़ फाका करके ना जाएं और क्लास में बेहोश ना हुआ करें। उससे 1-2 घंटे पहले आपने कुछ खाना जरूरी है, कुछ नहीं तो एक बनाना और 2 डेट्स ही खा लीजिए। इसके अलावा इफ़ यू आर हाइड्रेटेड इट इज़ रियली गोइंग टू हेल्प यू, गिव यू द पावर टू वर्क आउट। आपका मसल अगर डिहाइड्रेटेड है, एक्सरसाइज आपका कोई काम नहीं करेगी, उल्टा काम खराब कर देगी। थैंक यू सो मच मेरीन फॉर बीइंग हियर। लेते हैं जी एक छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिए, वील बी राइट बैक। तो माहिर नफ्सियात अनम अली भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ होने का। अनम, अगर आपसे आज गुफ्तगू का आगाज करूँ, मुझे ये बताइए कि जो शख्स दूसरे की किसी भी बुराई को उजागर कर रहा होता है या दूसरों के सामने बयान कर रहा होता है, ये कहीं ना कहीं हमारी अपनी इनसिक्योरिटी है ना, कि हम लेवल अप नहीं कर पा रहे तो उसको काटने की कोशिश करते हैं। कैसे इस्लाह करनी चाहिए, अपने आप को कैसे करेक्ट करें? अच्छा सिद्रा, मैं ये बात कहूँगी कि आज का टॉपिक एक तो इतना ज़बरदस्त है क्योंकि अभी रिसेंटली कुछ ऐसे भी चीज़ें हुई जिसमें इस टॉपिक को हाईलाइट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। माजरत के साथ, क्योंकि मैं इस वक्त टेलीविज़न पे हूँ, कि हम पूरी सोसाइटी में ये हमारे अंदर एक माशरती बीमारी है। हम पर्दा पोशी नहीं करते, हम गीबत को, गॉसिप को स्कूल में, यूनिवर्सिटीज़ में, वर्क प्लेस में, घरों में बहुत बिल्कुल ईजीली लेते हैं, जैसे समझते हैं कि इसमें तो कोई बुराई की बात ही नहीं है, जबकि हम सबको पता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बहुत सारे मकामात पे हमें बता दिया पर्दा पोशी रखो ताकि आगे तुम्हारी भी कहीं ना कहीं पर्दापोशी की जाएगी, और वो होता भी है। यहाँ ये सब चीज़ें करते हैं, अगर मेंटल हिसाब से देखा जाए, मुख्तसर करके बताऊं, बेसिकली वो किसी न किसी, उनको खुद नहीं पता, डिजीज़ के अंदर हैं, कॉम्प्लेक्स एक बीमारी है। ज़्यादातर वो लोग जो कि दूसरे की छोटी सी चीज़ को भी लेके बहुत, जैसे आपने कहा, राई का पहाड़ बनाते हैं या बहुत इंजॉय करते हैं, उनकी किसी भी वीकनेस को लेके पर्दापोशी नहीं करते। बेसिकली वो उनके अपने अंदर का एक ब्लैक वाला साइड है जो कहीं ना कहीं उन्होंने हाइड किया हुआ है, लेकिन बाय डूइंग दिस वो ये निकल के सामने आता है। जजमेंट भी तो आप देखें ना कि पहले आप जिस चीज़ को बुरा गर्दानते हैं, रानी आपा, अभी आज प्रोग्राम की शुरुआत में भी मैंने बात की थी, बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, पहले मैं उनका नाम नहीं ले रही थी, बट देन एवरीबडी हैज़ बीन टॉकिंग अबाउट इट, राबी पीरज़ादा के साथ जो हुआ। आप मुझे बताएं कि पहले लोगों ने जमकर उस पर जजमेंट की कि आप गलत हैं, आपने ये किया क्यों, फलाना क्या। नोबडी इज़ सिंपथाइजिंग विद द विक्टिम, क्योंकि विक्टिमहुड यहाँ पे ये है कि उसका डेटा ब्रीच हुआ है, उसकी प्राइवेसी, उसकी जो अपनी मिल्कियत थी वीडियोस, वो लीक कर दी गई। क्या कहेंगी आप ऐसी सिचुएशन? इसके लिए मैं देखिए, बहैसियत मुसलमान होने की मैं बात करूँगी कि पर्दा पोशी अल्लाह की तरफ से हमें इसकी दिया गया है कि आप लोगों की पर्दा पोशी करें। जब हम किसी के ऐप को उछालते हैं
तो दर पर्दा हमारे ऐब उछल रहे होते हैं। जब हम एक उंगली किसी की तरफ उठाते हैं तो ये 3 उंगलियां हमारी तरफ उठ रही होती हैं। हम इस्लाम के उसूलों को भूल जाते हैं। वैसे भी आप किसी का अगर बुराई देखें तो अल्लाह का हुक्म है कि आप उससे खुद अपनी आंखों को मोड़ लीजिए, आप खुद ना देखें। जब आप उस बुराई में शरीक ही नहीं होंगे तो उस बुराई को आगे नहीं फैला सकते। सबसे पहली बात यह है कि जब हम एक कम्युनिटी के साथ रहते हैं, हमारा एक अपने घर से उसकी इब्तिदा होती है, अपने ऑफिसेज में जाते हैं, अपने इज्तिमाई फंक्शंस में जाते हैं, सबसे पहले हमें खुद इस बात को फॉलो करना चाहिए कि अगर हमारे सामने कोई गलत बयानी कर रहा है, कोई किसी के खिलाफ जहर उगल रहा है, तो हमें उसकी वहीं पर तरदीद करनी चाहिए, उसे हमें वहीं पर रोकना चाहिए कि देखें आप गलत हैं, ऐसा ना कहें। अगर आपने उनकी ये बात देखी भी है तो आप इस पर पर्दा। अंग्रेजी का बड़ा एक अच्छा सेइंग आती है, लोग कहते हैं कि भाई अगर आपको आके ये बता रहा है कि फलाना शख्स तुम्हारी बुराई कर रहा था, तो ये मत पूछो कि वेरीफाई मत करो, बल्कि सबसे पहला सवाल ये करो कि व्हाई वाज दैट पर्सन सो कंफर्टेबल कि वो तुम्हारे सामने मेरी बुराई कर रहा था। तो बात एकदम हवा से तो नहीं निकलती, कोई आपने भी बात कही होगी, कोई कंफर्ट ब्रैकेट बना होगा, तभी तो अगले बंदे को आपने वेलकम किया कि वो आपके पास आके गॉसिप कर सकता है। और देखिए अब मुसलमान, हमारे इस्लाम का मजहब इतना प्यारा मजहब है कि उसने हमें ज़ाब्ता हयात बता दिया है, हमें किन बातों पे अमल करना है, किन बातों से अपने को भी रोकना है, अपने समाज को भी रोकना है, अपनी फैमिली को भी रोकना है। अभी मैं लेकिन रानी अपा अगर आप ही की बात को आगे बढ़ाऊं, नूर भाई सच बोलना भी तो हमारे ही दीन का हिस्सा है कि हर हालत में हमें अगर ऑनेस्ट बात है, बेशक किसी को कड़वी लगे, अपने रिश्तों को, अपनी जो इखलाक है उसको भी बालाए ताक रख के जो हक बात है उसका साथ दो। ऐसी सिचुएशन में कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं जहाँ पे शायद पर्दा पोशी करना या किसी के ऐप पे पर्दा डालना अगले के साथ नाइंसाफ़ी हो सकती है? रहमत व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए और दुरूद सलाम अल्लाह के रसूल, हम सब के आका, हम सब के मौला हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का इरशाद है, जो मौजू चल रहा है उसके बाद फिर आपका चल, मन सतरा मुस्लिम सतरल्लाहु फ़िद दुनिया वल आखिरह औ कमा क़ाल अलैहि सल्लतु वस्सलाम। किसी ने भी मन सतरा मुस्लिम, किसी मुसलमान की पर्दा पोशी की, अल्लाह उसकी पर्दा पोशी करेगा इस दुनिया के अंदर भी और आखिरत के अंदर भी। और जहन में रखिएगा, अगर कोई किसी के उयूब को उछालता है, किसी को अपने तही समझता है कि मैं जलील कर दूंगा, मैं डिग्रेड कर दूंगा, मैं डिवैल्यू कर दूंगा, तो याद रखिएगा हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में उस बंदे को उस वक्त तक मौत नहीं आएगी जब तक वो उस गुनाह में शरीक ना हो जाए। उस हालत में वो मरेगा, वो जलील होकर खुद मरेगा। जो किसी को जलील करना चाहता है उसको उस वक्त तक मौत नहीं आती जब तक अल्लाह उसको लोगों के सामने जलील ना कर दे। उसके अपने हरकतों की वजह से अल्लाह जलील नहीं करता किसी को, इंसान की हरकत तो सकनात होती हैं जो बाइज़े ज़िल्लत लोगों के सामने पेश हो जाती है। अब बहन का सवाल है कि कुछ लोगों के बारे में सच कहा जाए, अगर नहीं कहा जाएगा तो फिर नुकसान हो सकता है, तो शरीयत ने इसकी इजाज़त दी है। जैसे कि रिश्ते के हवाले से आप कहीं जा रहे हैं, तो अब आपको मालूम है कि लड़का उसमें कुछ ख़राबी है, तो आप बताएं कि हाँ हकीकतन बताएं, ऐसा ना हो। असल में हमारी एक हैबिट एंड हैबिटेट से, एक हमारी पाकिस्तानी जो है ना एक मशगला है कि ग़ीबत का, और जब हम बैठते हैं तो कभी भी ग़ीबत नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी इतने अच्छे हैं, हमेशा ग़ीबत इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करते हैं और सबको बिठा के भाई कि आप बताएं किस तरह ग़ीबत करनी है, और अपनी सारी नेकियां जो है ना वो दूसरों के पलड़े में डाल रहे होते हैं और मुस्कुरा कर। अगर पाकिस्तानी करेंसी हो तो वो छीनने के चक्कर में होते हैं, मगर जो जन्नत की करेंसी है वो देने के चक्कर में होते हैं। कितनी बड़ी बेवकूफ़ी की बात है, अल्लाह हमें समझ अता फरमाए। इसी तरह आप कहीं जा रहे हैं और आपने किसी हाकिम के बारे में पूछा, तो शरीयत इजाज़त देती है कि वहाँ सच बोला जाए। आप कोई ख़रीदो फरोख्त कर रहे हैं, वहाँ शरीयत इजाज़त देती है कि सच बताएं। ये नहीं कि आप किसी को, अगर देखिए यहाँ भी नियत का मामला हो, अगर नियत ये है कि मैं अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहा हूँ तो वो बाइज़े सवाब होगा, अल्लाह आपके करीब हो जाएगा। और नियत ये है कि मैं जलील कर रहा हूँ, बोल तो सच रहा हूँ, मगर नियत यह है कि मैं उसको इनका सौदा खराब कर रहा हूँ, इनका रिश्ता खराब कर रहा हूँ, लालच कर रहा हूँ। हाँ, अब यहाँ मामला ये होगा कि आप अल्लाह सुब्हानहू की तरफ से रहमत की जो एक हिसार होता है उससे बाहर निकल जाएंगे और आप शैतान के करीब हो जाएंगे। याद रखिएगा, अगर नियत के अंदर शैतानी फतूर होंगे, तो खुद कुरान के अंदर है वला तत्तबी खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन इन्नमा यअमुरुकुम बिस्सू। शैतान की पैरवी ना करो, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है और वो तुम्हें बुराई की तरफ लेके जाता है, वो नेगेटिव थॉट देता है।
और हम इतने भोले वाले हैं कि वो हल्की से इशारा करते हैं और हम उसका हाथ पकड़ के आगे पूरा जो है ना एक क्राइटेरिया हम खुद बयान कर देते हैं। याद रखिए ये शैतान की तरफ कुरान ने वाज़े बताया है कि वो लोग जो सीधे रास्ते पे चलते हैं, अच्छी सोच रखते हैं, पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव थॉट रखते हैं, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत के साए में होते हैं। वो लोग कि जो हमेशा गलत सोचते हैं, गलत बोलते हैं और हमेशा हर किसी के बारे में गलत करते हैं, अल्लाह फरमाता है वो मेरी रहमत से निकल कर शैतान की तरफ होते हैं। अच्छा, मुझे आपको देखना है कि हम किस तरफ हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं मुझे, लेकिन इस पर थोड़ा सा एक लाइट हार्टेड सवाल भी आपसे करना है। ऐसा लगता है कि ये तमाम यानी पर्दा पोशी करना, ऐप पे पर्दा डालना, इसकी बेहतरीन मिसाल तो पाकिस्तानी माँ है, जिसको अपने बच्चे में, खास तौर पे बेटे में कोई बुराई नजर नहीं आती। उसमें 100 बुराइयां हो भी तो वो उसको सोने का बना के दूसरों के सामने रख देती है। अब क्या, हाँ वो खराब होती है। अब क्या कहेंगे? मतलब ये दूसरी जो ये बड़ी गलत बात है। आप अपने इल्ज़ाम किसी के सर पर डालते हैं, अल्लाह ताला इससे नाराज़ होता है। याद रखिए कुरान मजीद फुरक़ान हमीद के अंदर ला युहिब्बुल जहरा बिस्सू बात की ना कि अल्लाह ताला किसी के बारे में बुराई को पसंद नहीं करता, मगर आप झूठ की आमेजिश करेंगे तो अल्लाह इसको भी पसंद नहीं करता। सही। जो सच और हक है वो आपको बयान करना चाहिए। अल्लाह हमेशा हक वालों के साथ है, अल्लाह ताला हमेशा सच वालों के साथ है। अगर आप किसी को डिग्रेड करेंगे और किसी को बहुत ज़्यादा इज्जत देंगे, चाहे वो अपना ही क्यों ना हो, अल्लाह ताला इस चीज़ को नहीं दिखेगा। अल्लाह ताला वो दिखेगा कि आप किसके साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, और जिसके साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं और जिसके साथ अक्सर आप देखें कि बड़े बड़े ऐब होते हैं लड़के में। फॉर एग्जांपल उसको कोई बीमारी है, कोई हो सकता है किसी चीज़ की एडिक्शन है, जो बातें, या वो कारोबार नहीं करता, काम में उसका दिल नहीं लगता। आपने ये सारी बातें लड़की वालों से छुपा कर उसकी शादी कर दी, पर्दा पोशी आपने अपने तरीके से की और ये सोचा कि आने वाली आपके भाई जो काम आप खुद नहीं कर पाए वो आगे वाले की क्यों सर पे डाल रहे हैं। लेकिन एक कॉलर से बात करते हैं, फिर उसके बाद प्रोग्राम को आगे लेके चलते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। उप्स, आई थिंक कॉल ड्रॉप हो गई है। हम वापस लेंगे इस कॉल को, एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, बात कर रहे हैं हम पर्दा पोशी की। जिस बात से हम असूलन यानी ऑन प्रिंसिपल अग्री करते हैं, उस बात को हम तोड़ते भी सबसे पहले हैं। मिसाल के तौर पे हम सबको पता है कि दूसरों के ऐप पे पर्दा डालना चाहिए, किसी की गलती को, ऐप को, बुराई को, वीकनेस को दुनिया में उछालना नहीं चाहिए। लेकिन अगर हम तक पहुंचती है तो हम मज़े लेकर सुनते भी हैं और चार को बताते भी हैं और उसके ऊपर अपनी एक राय भी कायम करते हैं। तो ये बड़ा अहम है कि ये जाने कि कहाँ पर हम गुनाह के मुर्तकिब तो नहीं हो जाते, यानी यही हमारी छोटी छोटी बातें कहीं हमें बिल्कुल भटका कर एक गलत रास्ते पे तो नहीं ले जाती। रानिया आप क्योंकि मैच मेकिंग के सिलसिले से भी मुंसलिक हैं, अगर एक तो होता है ना कि वाकई ऐब है तो बताना चाहिए, लेकिन जिन चीज़ों को ऐब बना दिया जाता है, लाइक मिसाल के तौर पे फैमिली में 2-3 जनरेशन पहले किसी की डिवोर्स हुई थी या नानी ने कोई काम किया था, उसको लड़की से मुंसलिक करके उसकी बेचारे की रिश्ते और शादियां खराब करना, ये कैसा अमल है? ये बिल्कुल ही एक नापसंदीदा अमल है। देखिए, हर आदमी अपने किरदार का जिम्मेदार खुद है। अगर उसके बाप ने क्या किया, उसके दादा ने क्या किया, उसकी पुश्तों में क्या हुआ, ये आप छोड़ दीजिए। एक उसका अगर बिल पर यूँ समझें कि मेरा बेटा है, अगर मैं कहीं उसके तो मैं अपने बेटे को पेश करूंगी कि जी ये मेरा बेटा है, इसमें ये खूबियां हैं, ये कमाता है, ये उम्र है, ये इसकी तालीम है, ये मेरा घराना है। मैं उसके हमेशा, मेरे माशाल्लाह से 2 बेटे हैं, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि आपकी बेटी का ताल्लुक मेरे बेटे से है और मुझसे है बराह रास्त। आप हमें देखें, हमारे घराने को देखिए, जो हमारे आने वाले, मेरी फैमिली में बहुत बड़े बड़े लोग हमसे ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन उनका एक रिश्तेदारी का एक रिश्ता है, लेकिन वो हवाला देकर वो इतने बड़े बड़े नाम है कि वो एक नाम की हद तक बड़े हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो शायद आप भी सीट से खड़ी हैं, वो इतने बड़े आदमी, आपके सगे तायज़ाद भाई हैं, आपके सगे मामूज़ाद भाई हैं, लेकिन वो रिश्तों की हद में महदूद है। वो वैसे अखलाकी तौर पर या माली तौर पर किसी की मुआविनत नहीं कर रहे। तो चूंकि मैं मैच मेकिंग करती हूँ, तो मैं इसी पर अमल करते हुए वालिदैन से हमेशा गुजारिश करती हूँ, दोनों से, कि अगर किसी को मालूम हो जाता है उनकी दादी ने क्या किया, दादा ने क्या किया, इसके दादा तो बहुत बड़े उसमें थे। रानिया, सॉरी आपकी बात वो इंटरप्ट कर रही हूँ,
कुछ मामला जो बड़े अहम होते हैं लेकिन लोग कहते हैं कि जी पहले ही बता दिए जाएं तो फिर मामला आगे बढ़ते ही नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर किसी लड़की की या लड़के की मंगनी टूटी है या निकाह होकर टूटा है या पहली शादी, आप क्या लोगों को सजेस्ट करती हैं कि ये पर्दा पोशी के ज़मरे में रहे, जब आपकी उनसे बात हो जाए तय तब बताया जाए, किस पॉइंट पे बताएं? मैं हमेशा कहती हूँ कि रिश्ता में जिस वक्त आपकी तस्वीरें गई हैं उस वक्त उसका पूरा बायोडेटा भेजिए। उसका निकाह हुआ, उसका निकाह टूटा, उसकी मंगनी हुई, मंगनी टूटी, किन वजूहात की बिना पर टूटी। आप ये देखिए कि रिश्तों के अंदर ऐसी बातें कभी नहीं छूटती। अगर पहले बता दी जाए तो अगर किसी को एतराज है तो आपसे बात कर लेगा कि भाई ये इसी तरह किनारा कशी कर लेगा। हाँ, यानी कोई ऐसी सिचुएशन नहीं होगी, लेकिन सिचुएशंस कैसे कॉम्प्लिकेट होती हैं इस पे मैं आऊंगी। एक कॉलर से बात कर लेते हैं जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सिद्रा कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आया आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तमाम मेहमानों को सलाम और मुफ्ती नूर मेहमानी साहब को स्पेशली सलाम हो, उनकी बातों से बड़ा मुस्तफीज होते हैं। मैं आपसे कहूंगा, मैं क्योंकि वक्त का मैं लेकिन इतनी सी बात कहूंगा कि मेरा अपना उसूल ये कि जब मेरे सामने कोई किसी की ऐप जॉई करता है तो मैं उसको वहीं टोकता हूँ। इसकी वजह ये कि देखें आप ये जिसको जब आप इनकरेज करते हैं ना लोगों को, जब आप इनकरेज करते हैं तो वो आगे बढ़ते हैं। मैं एक छोटी सी मिसाल देना चाहूंगा। मेरे एक दोस्त हैं, उनका किसी अपने बहनोई के साथ मसला हो गया, वो आए, उन्होंने बड़ी बातें की, फिर एक बात पे हुआ था तो मैंने उनसे कहा कि आप अपने मसले पर गुफ्तगू करें, उनकी किरदार कशी ना करें। किरदार कशी का मकसद है कि मेरे आप उनसे मैं इतना कमजोर आदमी नहीं कि इसलिए किरदार कशी तो उसकी राय कायम कर लूं, तो ये बात हमें सोच लेनी चाहिए जरा। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया याया। अच्छा, बल्कि इसी बात को आगे बढ़ाएंगे। मैं याया की बात से सोच रही थी कि हम जिन मामलात पे हमें पर्दा पोशी करनी चाहिए, यानी पर्सनल मामलात लोगों के, वो हम उजागर करते हैं, और जहां प्रोफेशनली हमें एक्चुअली लोगों की करप्शन को, बददियानती को एक्सपोज करना चाहिए, उसको हम छुपाते हैं। नूर भाई, अक्सर आप देखिए ऑफिस में स्टाफ जो होता है सबऑर्डिनेट, वो इस बात से बड़ा नाला होता है कि यार माय बॉस इज इन्वॉल्व्ड इन करप्ट एक्टिविटीज। वो रिश्वत भी लेते हैं, वो लोगों की सिफारिशों पे भी काम करते हैं, लेकिन मैं कुछ कह नहीं सकता, बॉस इज राइट। वहां पे क्या करना चाहिए? हालांकि हर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ने अब सिस्टम्स बनाए हैं विसल ब्लोइंग के लिए, जहां आप HR को जाके, फाइनेंस को बता के कोई भी हेरा फेरी, एम्बेजलमेंट हो रही होती है उसको रिपोर्ट, लेकिन वो रिपोर्ट करते हुए हम कतराते हैं, वहां हम पर्दापोशी करने लग जाते हैं। लेकिन छठे पारे की जो इब्तदाई ला युहिब्बुल जाहर अल्लाह ताला बुराई की बात को पसंद नहीं करता है, इसको फैलाया जाए इल्ला मन जुल्म। यहाँ अगर आपके साथ जुल्म हुआ तो फिर कुरान और शरीयत आपको इजाज़त दी कि आप बताएं आगे जाके कि आपके साथ जुल्म हुआ है, ताकि दूसरों के साथ वो जुल्म ना कर सके। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम्हारा भाई जालिम हो या मजलूम, उसकी मदद करो। तो साहबा या रसूल अल्लाह, मजलूम की मदद तो समझ में आती है मगर जालिम की कैसे? आपने फरमाया जालिम का हाथ रोक दो। तो ये उससे को जुल्म करने से बचाना है, बल्कि उसको जहन्नुम में जाने से बचाना है। बहुत अच्छी बात, बहुत तो आप इस नियत से बताएं। अच्छा, हमारे नियत में फतूर बहुत ज्यादा होता है, उसको डाउनफॉल कराना, डाउनफॉल उसको बताना है कि भाई वो सही आदमी नहीं है। अपनी जो जाती जो बुग़्ज़ होता है ना, खलिश जो दिल में होती है, उसको निकालने उसको सामने रख के, और बात एक होती है 100 बयान कर दी जाती है। तो याद रखिएगा, कोई देखे ना देखे, अल्लाह की जात आपको देख रही है। इन अलीमुन बिज़ाति सुदूर, जो तुम्हारे शऊर में, जिसको तुम नहीं जानते, अल्लाह उसको भी जानता है। बेशक, बेशक। तो आप ये जहन में रखेंगे, ये तमाम चीजें होंगी तो अल्लाह ताला आपका मददगार होगा, अल्लाह आपका हामी और नासिर होगा। आप क्यों सोचते हैं कि बहुत नाराज होगा? रिस्क अल्लाह कुरान में फरमाता है यर्ज़ुक़ु मिनस समा, तुम्हारा बैंक अकाउंट जो रिस्क है वो तो आसमानों में, और अल्लाह तुम्हें आसमानों से दे रहा है। अगर ये सोच हो कि आज जो मैंने कमाया है या जो मैं महीने में कमाऊंगा, जो साल में कमाऊंगा, अल्लाह की तरफ से आसमान से उतरेगा, तो अब मैं जालिम का साथ नहीं दूंगा, बल्कि मैं अल्लाह की रहमत का साथ दूंगा जो मजलूम होगा। तौफीक दे कि इस तरह हम जालिमों का हाथ रोक सकें, जो गलती है उसको बता सकें। रानी आपा, हाँ जी। हाँ, एक बात मैं ये भी कहना चाहूंगी कि हम लोगों के अंदर एक आदत है कि स्टेटस में जो शख्स कमजोर है, हम उसकी छोटी सी बुराई को भी बहुत ज्यादा ऑब्लाइज कर देते हैं, और जो स्टेटस में हमसे हाई है उसकी बड़ी से बड़ी बुराई पर भी हम पर्दापोशी करते हैं। वो स्क्रीन पे वो बेचारे किसी ने रोटी अगर चुराई तो उसको आपने बेड़ियां भी पहना दी, हथकड़ियां भी पहना दी, जिसने करोड़ों अगर रुपए और अरबों रुपए ले लिए तो आप उसको पर्दापोशी कर रहे हैं। हम ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। हालांकि ये इसमें भी फिर वही बात आ जाती है कि खुदा खौफी इंसान रखे, दिलों के हाल अल्लाह जानता है। जो अगर बीमार है, किसी के पास सेहत का अल्लाह ने तोहफा नहीं दिया हुआ, तो उसको शिफा याब करें। लेकिन अहम बात यह है कि इंसाफ
सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। और ख़ास तौर पे कहा जाता है कि अगर तुम किसी शख्स से सिर्फ इस बात पे मरूब होने लगो कि उसके बाद दौलत, पैसा, शोहरत ज़्यादा है, देन दैट्स योर डाउनफॉल एनीवेज। लेकिन अनम, जो मैं बात कही थी, कई दफ़ा राई का पहाड़ इशूज़ लोग बनाते हैं। अभी रिसेंटली हमारे सामने एक केस आया कि ड्यूरिंग लेबर किसी ने, डॉक्टर ने आके कहा कि देयर इज अ 10% चांस कि हो सकता है आपके बच्चे को थैलेसीमिया हो या थैलेसीमिया माइनर वो हो। तो वहाँ पे बाहर ही ससुराल वालों ने एक वबाल खड़ा कर दिया कि आपने बताया नहीं था, आपने पर्दापोशी की थी बच्ची को, यानी लड़की को, शायद ये बीमारी है। ऐसी सिचुएशंस बड़ी तकलीफदेह होती हैं, उस वक्त क्या किया जाए? तकलीफदेह होती हैं। और सिद्रा, मैं ये एक चीज़ कहूँगी, जो आज का टॉपिक है उसमें इतनी प्यारी बात एक तो कह दी है मुफ्ती साहब ने कि उसके बाद मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन एक चीज़ मैं कहूँगी, क्योंकि मेरा काम काउंसलिंग से है सिद्रा, जो लोग ये सब चीज़ें करते हैं ना, टीवी पे भी मुझे लोग देख रहे हैं, वो इस चीज़ से बिल्कुल, यानी वो समझ लें इस चीज़ को कि फिर उनकी ज़िंदगी में सुकून जो है ना, ये जो आज हमारी तबीयतों में एक बेचैनी है, हम सब कुछ कर रहे हैं लेकिन फिर ख़त्म हो जाता है सुकून। फिर आप वो लोग जो कि आज शायद किसी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करें, अब आप कह रहे हैं कि ऐसे में क्या करें। सिद्रा, हम कितने शोज ऐसे कर लें, ये हमारा, मैंने कहा, ये डिजीज़ है और ये फैल चुकी है, ये छोटे छोटे जरसूमे जो है ना, ये अब फैल गए हैं। तो थोड़े छोटे स्टेप्स, जैसे आपका प्रोग्राम है, करता है, तो शायद हो सकता है किसी को समझ आ जाए। लेकिन उनको समझ जब आती है, जब ऊपर से अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको फिर एक झटका देते हैं, पता चलता है कि मैंने कहीं ना कहीं मैंने किसी की पर्दापोशी नहीं की थी, मेरे साथ ये मामला अब हो रहा है। अब उसमें भी दो चीजें हैं सिद्रा, बहुत से लोग कहते हैं हमें सुकून की तलाश नहीं होती। छोटी सी बात बस कहूंगी, लंबी ज्यादा बात नहीं करूंगी। सुकून की तलाश के लिए लोग योगा कर रहे हैं, पहाड़ों पे निकल रहे हैं, पता नहीं सब कुछ ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं। थोड़ा सा अपना एहतसाब भी तो करें कि क्यों नहीं आ रहा सुकून। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने कहीं किसी की कोई मीज़ान अपसेट हुआ है ना, तो मैंने ऐसा कहीं तो कोई चीज़ है। और सबसे बड़ी चीज़, कल हमारे घर अल्हम्दुलिल्लाह मिलाद शरीफ था और मेरी बहुत अच्छी दोस्त तहरीम मुनीबा वहाँ पे बयान कर रही थी, जिक्र कर रही थी, तो उन्होंने यही कहा कि देखिए, इंसान है, खता का पुतला है। अगर हम परफेक्ट होते, अगर हम फरिश्ते होते और उसके बाद हम गलती करते, तो शायद हमारी पकड़ ज्यादा होती। अल्लाह ताला ने पहले ही कहा चलो गलती हो जाएगी, आखिरी सांस तक तुम्हें इस्तग़फ़ार का मौका दिया। आज अगर एक छोटा सा स्टेप भी ले लें, मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी थी, अभी मैंने एक वर्क अटेंड की, उन्होंने क्वांटम लीप का जिक्र किया। क्वांटम लीप से हमारी जिंदगी में, हमारे जहन में एक आता है कि हम कोई बहुत बड़ी छलांग मार के हमने ना आगे बढ़ना है और ऐसी चीज जो वुसअतों तक हमें ले जाए। एक्चुअली क्वांटम का मतलब इन साइंस इज अ वेरी स्मॉल स्टेप, इतना छोटा कि शायद वो आपको दिखे भी ना, लेकिन वो पूरी कायनात को और आपके पूरे इकोसिस्टम को बदलने की ताकत रखता है। तो एक किसी छोटी सी बात पे इक्तफा कर लीजिए, आज कोशिश तो करके देखिए। चले आप सारे लोगों की बुराई करते हैं, तो किसी एक शख्स की बुराई को सोचे यार मैं इसकी अब बुराई नहीं करूंगा। लेट दैट बी द स्टार्टिंग पॉइंट। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। अच्छा जी, कभी कभार हम ये करते हैं कि लोगों की जो अच्छाइयाँ होती हैं वो बड़े आहिस्ता आहिस्ता आपस में बात करते हैं, जो कि मेरे ख्याल में बुलंद आवाज़ में कहनी चाहिए। अक्सर मैं इस बात पे बड़ी परेशान होती हूँ कि हमारे मीडिया में ही कई ऐसे नाम होंगे जिनके ऊपर हम बड़ी तनकीद सुनते हैं, ख़ास तौर पर उन लोगों से जिनका मीडिया से ताल्लुक़ नहीं, उनको लगता है हमारा काम बड़ा आसान है। और फिर एक लाइसेंस, एक सबसे बड़ी चीज़ कही जाती है कि कोई पब्लिक फिगर है ना, तो उसने तो शायद दावत दी है, दावत आम दी है कि आइए और मुझ पर तबसरा कीजिए, मुझे इस बात में कोई मुज़ायका नहीं है। लेकिन जो उसकी अच्छाइयाँ भी होती हैं, कभी कभार उसके पब्लिक इमेज से बड़ी मुख्तलिफ, यानी वो आती नहीं है पब्लिक के सामने। क्या कहेंगे अनम, हम कितने लोगों को जानते हैं, कभी कभार मैं नाम लेती हूँ तो लोग बड़े हैरान होते हैं कि इनके बारे में ऐसा ओपिनियन क्यों, इनका तो बड़ा मज़ायका खेज़ एक इमेज बना हुआ है दुनिया में। आप क्योंकि कईयों से इंटरेक्ट खुद भी कर चुकी हैं शोज़ में, और उसमें क्या वजह है कि ये पर्दापोशी के ज़मरे में आता है कि हम उनकी अच्छाइयाँ छुपा देते हैं? इतनी अच्छी बात कही है सदरा आपने, और मैं आपकी बात को रिपीट करूँगी दोबारा कि जो आपने कहा कि हमें एक्चुअली में जब तारीफ करनी होती है किसी की, तो हमें बावाज़े बुलंद करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हम बुराइयां बावाज़े बुलंद कर रहे हैं, हम स्टेटस बावाज़े बुलंद लगा रहे हैं, हम न्यूज़पेपर में सुर्खियां बावाज़े बुलंद छाप रहे हैं, लेकिन जहां तारीफ हो रही है वहां पता नहीं चल रहा। अच्छा, उसकी एक वजह ये भी है असदरा, फिर वही बात कहूंगी जहां मैंने पहले स्टार्ट की थी, क्योंकि हमारे अपने अंदर बड़े कॉम्प्लेक्सेस हैं, बड़ी टूटी फूटी सी हमारी शख्सियतें हैं। किसी भी एक ऐसे इंसान के सामने जो कि अंदर से मजबूत है, पुरसुकून है, जिस भी हाल में है, रब की शुक्रगुजारी के साथ वक्त गुजार रहा है, उसके सामने अगर किसी की तारीफ होगी तो वो यकीनन तारीफ उसकी
बढ़ा के कहेगा या लोगों के सामने कहेगा, लेकिन इफ अ पर्सन इज ऑलरेडी अंदर से वो परेशान है और उसकी अपनी चीजें कहीं फंसी हुई हैं, तो ये ह्यूमन नेचर है कि उसको फ्रस्ट्रेशन ज्यादा होगी। लेकिन आप देखिए ना, उसका हमने इमेज क्या बना लिया। नूर भाई, अब कोई बात करता है, कोई तारीफ करता है तो हम कहते हैं मसनूई तारीफ है, मक्खन लगा रहा है, इसको कोई काम होगा, चापलूसी कर रहा है। हमारा तो ये इमेज बन चुका है। देखिए उसमें एक बड़ी वजह ये है कि हम अगर वाकई मक्खन लगाते हैं और अच्छी छुरी से लगाते हैं और उसी से काट देते हैं, मैं आपको सही बता रहा हूँ। हाँ, हमारे यहाँ तारीफ बयान करना भी होता है। असल में हम लोग अक्सर सॉरी टू से अब मफाद परस्त लोग हैं, हमें जिससे मफाद होता है उसकी तारीफ करते हैं और उसके सामने करते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे मैंने अपनी सिद्रा बहन से किसी की तारीफ करनी है तो सिद्रा बहन के उस बंदे के आपस में अगर जान पहचान है कि मेरी तारीफ वहां तक पहुंच जाए, ट्रांसफर हो जाए। तारीफ आप अगर अल्लाह के लिए करते हैं और अल्लाह का बंदा समझ कर करते हैं तो आप फरिश्तों के हिसार में आ जाते हैं। आप अल्लाह की रहमत के वाईफाई, जो मजबूत हेवी रहमत का वाईफाई, उसके एक सिस्टम में आ जाए और आपके दिल की सिम जो है वो अल्लाह की रहमत से कनेक्ट हो जाती है और अल्लाह ताला आपको दुनिया दिखाना शुरू कर देता है। नूर भाई, लेकिन इसमें भी बड़ी एक पेचीदगी है। आप बुराई छोड़े, ये जो ना कुछ हमारे यहाँ स्टिंग ऑपरेटर्स भी होते हैं, जासूस टाइप के लोग, वो आपके सामने आकर किसी की अच्छाई इसलिए करते हैं ताकि आपको खुरेद सके और आपसे जाने कि कहीं उस शख्स में कोई बुराई तो नहीं है। उन लोगों के बारे में क्या कहेंगे? एक बात याद रखिएगा, बात चल रही थी, मेरी बहन ने बहुत अच्छी बात की, लेने से नहीं होता, सुकून हमेशा देने से होता है। आप किसी की अगर तारीफ, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1450 साल पहले एक मशहूर एक हदीस है, एक मशहूर जुमला मेरे अल्लाह के नबी ने अता फरमा दिया। फरमाया, मोमिन मोमिन के लिए आईना है। अगर मैं आपकी बुराई कर रहा हूं तो मतलब ये कि मैं अपना आप में देख रहा हूं, और अगर आप अच्छाई कर रहे हैं तो मतलब मैं अच्छा नहीं बल्कि आप अच्छे इंसान हैं। अल्लाह के नबी ने एक पॉजिटिव थॉट हमें दी है। हाँ। मतलब ये कि हम नेगेटिविटी की तरफ जा रहे हैं, हम शैतानियत की तरफ जा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या रहा है, आज सच्चे रिश्तों में मोहब्बत नहीं है, नींद की गोलियां खा रहे हैं सोने के लिए, आज दौलत बहुत है, आज शोहरत बहुत है, आज तमाम चीजें बहुत हैं, अल्लाह की रहमत नहीं है, बरकत नहीं है, सुकून नहीं है। आज हम परेशानी की, चैन नहीं है। और चैन कैसे होता है? चैन हमेशा अल्लाह के जिक्र में होता है, और जिक्र फिक्र के साथ हो। अच्छा, अब जिक्र क्या है? किसी की तरफ देखकर मुस्कुराना अल्लाह के लिए, मुसलमान की तरह ये अल्लाह का जिक्र है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि तमाम चीजें वेस्ट फॉलो कर रहा है। आप अमेरिका जाएं, लंदन जाएं, आपको ट्रेन में बैठा हुआ शख्स भी, बच्चा भी चिप्स खा रहा होगा, आके आपको मुस्कुरा कर देखेगा, बात करेगा। यानी हम तो एक दूसरे को मुस्कुरा कर देखते ही नहीं है, हम मशकूक तरीके से देखते हैं। किसी को कोई मुस्कुराए तो हम कहते हैं शायद मेरे मुंह पे कुछ लगा हुआ है तो क्या बात हो गई है। सिद्रात, असल में बताऊं कि हम लोग बहैसियत मुसलमान अपने दीन को भूलते जा रहे हैं। अगर हम अपने दीन को ही फॉलो कर लें तो यकीन करें कि माशरे की सारी बुराइयां यहीं रुक जाएं। पर्दा पोशी अल्लाह की तरफ से एक बेहतरीन इनाम है, लेकिन अगर लोग समझे तब। एक मैं तिरमिज़ी की एक हदीस पढ़ी थी कि अगर आपने किसी का ऐब देखा, आपने मतलब मैंने किसी का ऐप देखा, आपने किसी की कोई बुराई देखी आपने, और हमने उस पर पर्दा डाल दिया है, तो गोया उसका सवाब इतना है जैसे जिंदा दरगोर को दोबारा जिंदा कर देना। ये इसकी मिसाल इस तरह है कि ज़माने जाहलियत में जब बच्चियों को जिंदा दफना दिया जाता था, तो अगर आपने किसी के ऐप पर पर्दा जुई की तो आपने उस मुर्दा को जिंदा कर दिया। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी मैं वजाहत चाहूंगी नूर भाई से। नूर भाई, ऐब और गुनाह में क्या फ़र्क है? यानी आप देखिए कई ऐसे लोग हैं जो गुनाह कबीरा के मुर्तकिब हैं, जैसे कत्ल की बात ही यहाँ पे की गई, तब ऐसे इस चीज को क्या आप ऐप के जुमरे में लाके उस पर पर्दा डाल दें या उसकी निशानदेही करें? निशानदेही करनी होगी, निशानदेही करनी, बिल्कुल। देखिए वो चीज जो आप जिससे एक मिल्लत इस्लामी को, इंसानियत को नुकसान होता है। लाइक एक छोटी सी मिसाल, एक शादी है, उसमें कोई एक पार्टनर दूसरे पे चीट कर रहा है, आपकी नॉलेज में ये आ गया, आपको पता है कि इस बात को अगर कहा तो ये घर तो टूट जाएगा और यहाँ पे बुरा इफेक्ट पड़ेगा। ऐसी सिचुएशन में मॉरल ग्राउंड में क्या किया जाए? नियत का मामला होगा। अच्छा, दूसरी बात है, अगर घर जोड़ना है तो शरीयत कहती है कि इस्लाह की नियत होनी चाहिए, और अगर आप समझते हैं कि घर जोड़ना है तो शरीयत ने झूठ बोलने की भी इजाजत दी है, लेकिन मकसूद और मतलूब अल्लाह की रजा हो, उससे माली फायदा ना हो, ताकि दूसरे को ब्लैकमेल किया जाए। आज तो हम ब्लैकमेल करते हैं। और नूर भाई, उस जो भी चीटिंग पार्टनर है उसका नादिम होना भी तो जरूरी है, वो भी तो अपनी इस्लाह करना चाहता है, वो भी तो बदलना चाहे, इस्लाह करें, उसको बताएं। हाँ, अगर अभी रिश्ता नहीं हो तो फिर हकीकत बयान कर दें कि जी आप जिनसे शादी कर रहे हैं उनके साथ ये मामलात हैं, आप चीजें देख सकते हैं, खुद देख लें। मैंने बताना सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए था। अक्सर आप देखें कि खाविन का जो
फ्रेंड्स होते हैं वो आके वाइफ को बता रहे होते हैं कि भाई किसी एडिक्शन में पड़ गए, जुए की लत पड़ गई, या ख़वातीन को अक्सर पता नहीं होता और तब आप एक्चुअली हेल्प कर रहे होते हैं और इस्लाह करें अपने ऐसे किसी दोस्त की। ये ऐब है जी, ये ऐब है कि वो किसी एक शादीशुदा आदमी किसी लड़की की तरफ मुतवज्जो हो गया, किसी ने कोई नादानिस्तगी में कोई गलत हरकत कर दी, ये ऐब है। इस ऐब पर पर्दापोशी करें और उसको समझाने की कोशिश करें, उसको राह रात पिलाने की कोशिश करें। बहुत बहुत शुक्रिया नूर भाई, रानी आपा, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। मैं साल हो गया शो का, पहली दफा आई है, बहुत शुक्रिया आपके आने का। अनम थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। इसी के साथ कोशिश कीजिए जिस तरह हम अल्लाह ताला से जब दुआ करते हैं तो सातिरुल उयूब कह के उसको मुखातिब करते हैं, यानी तमाम ऐबों पे पर्दा डालने वाला। तो जो अल्लाह की अदा है, जो अल्लाह का एक काम है हमारे लिए, जिसके लिए मेरे ख्याल में हम सब सवाली बन के खड़े होते हैं, क्योंकि हम सब में ऐब है, हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है। तो यही थोड़ी सी जो अच्छी बातें हैं वो दूसरों तक भी पहुंचाएं। दिस इज आवर फ्राइडे मैसेज टू यू। आपसे फिर मुलाकात होगी पीर के रोज। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज।